हेलो स्टूडेंट, आज आप तो धनतेरस मना रहे होंगे। क्लास में उपस्थिति अभी है नहीं, लेकिन हमने कहा था तो कंटिन्यू कर रहे हैं। आप लोग जल्द से जल्द क्लास ज्वाइन करें। आज आपको सेंटर ऑफ मास पर कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं और उनको आप सॉल्व करिए। इस तरह के क्वेश्चंस जो भी हैं उनका आप प्रैक्टिस करिए। और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, मैंने आज कहा था कि आपको रीड कराएंगे, तो उसको भी आप देख लें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। क्लास आपने ज्वाइन किया तो देखिए, जैसे CO अणु में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच की दूरी, जैसे कल हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें आपको बताए थे। आज आपके सामने उसका कोई नंबर भी दिया है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन परमाणुओं की जो बीच की दूरी है, यहाँ बॉन्ड से मतलब आपको नहीं है, आर करके हम ऐसे बना दे रहे हैं, हमें सिर्फ डिस्टेंस चाहिए, बॉन्ड नहीं। तो डी की वैल्यू है 0.12 नैनोमीटर। नैनोमीटर। अणु के द्रव्यमान केंद्र की कार्बन परमाणु से दूरी, तो कह रहा है कि अणु के द्रव्यमान केंद्र की कार्बन परमाणु से दूरी। चलिए कार्बन परमाणु देख लीजिए, ये है आपका कार्बन परमाणु और ये है ऑक्सीजन अणु। हालांकि ये परमाणु ये भी है, कार्बन भी परमाणु है, लेकिन CO अणु हो गया। तो अब आपको बताना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो आपको बताया गया था कि ये एक्स एक्स पर अगर आप रखते हैं तो एक्सियम ज्ञात करेंगे। एक्सियम, तो एक्सियम आपने रीड किया था सेंटर ऑफ मास एक्सियम पर, तो आपको लिख कर दिया गया था। जैसे यहाँ पर कार्बन का देख लीजिए, लेकिन कार्बन की एक्स एक्सिस डिस्टेंस 0 है, क्योंकि वहीं से आप इसको मेजर कर रहे हैं। प्लस ऑक्सीजन के लिए मास ऑफ ऑक्सीजन इनटू, अब यहाँ से सेपरेशन आपको दे रखा है D अपॉन मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन, ये होगा। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया एक्सियम। अब मास ऑफ, मान लीजिए कि आपको ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं दिया है तो आपको आना चाहिए, क्योंकि कहीं पर आपको हेल्प नहीं किया है कार्बन का भी या ऑक्सीजन का भी। तो मान लीजिए कि आपने ऑक्सीजन का जो यहाँ लिखा मोनो है, तो ये सिंबल आप पढ़े होंगे 8 और 16। तो यहाँ पर 16 एटॉमिक मास यूनिट आप रीड करते हैं इनटू डी। डी आपको दिया गया है 0.12 नैनोमीटर में है, अपान, अब यहाँ भी मास कार्बन का देख लीजिए, जैसे ये 6 और 12 है, तो 12 प्लस 16 इस तरह का। तो 16 इंटू 0.12 अपान, अब आप ऐड कर लीजिए 28 इस तरह से। तो एक्सियम आपने सॉल्व कर लिया, एक्सियम आ गया, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 4 इंटू 0.12/7। तो अगर आप 7 करेंगे तो थोड़ा कम पड़ रहा है, तो यहाँ से 0.06 से स्टार्ट होगा, या लगभग लिखना होगा, तो 7 दिया है, क्योंकि 6 से थोड़ा ज़्यादा ही होगा। देखिए 6 से थोड़ा ज़्यादा होगा, तो कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा
0.06, अगर मान लीजिए ये आ गया 0.06 और 5 आ गया यहाँ पर या 6 आ गया तो आप लिख दीजिएगा 0.07। लेकिन अगर इसमें 0.06 और 4 आ गया तो आप आंसर ये लिखिएगा 0.06। 5 भी है तो ट्रांसलेबल नहीं हो पाएगा जब तक कि ऑड नंबर ना हो। जैसे ये आ गया 0.0 यहाँ पर, तो जैसे ये आ गया तो फिर आप ये लिखिएगा 0.06। ठीक है, तो क्लास कौन कौन ज्वाइन किया है? तो कह रहा है कि किसी निकाय का द्रव्यमान केंद्र सदैव उसके ज्यामितीय केंद्र पर होता है, तो सेंटर ऑफ मास ऑलवेज एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई सिमेट्रिकल बॉडी है तो सही है। जैसे पहले को क्या कह रहा है कि सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये सही नहीं है। क्यों? अगर कोई अनसिमेट्रिकल बॉडी है, जैसे आपने इसको इतना हिस्सा कट कर दिया, इतना हिस्सा, तो इसका जो सेंटर होगा अपने स्थान से शिफ्ट हो जाएगा इधर, जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहीं पर है लेकिन ये शिफ्ट कर गया। अर्थात सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा एक पॉइंट पर नहीं होंगे, जबकि सिमेट्रिकल या सममित बॉडी ना हो। तो पहला सही नहीं होगा। सदैव उसके भीतर कहीं होता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि टू पार्टिकल सिस्टम अभी आपने देखा कार्बन और ऑक्सीजन, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ रहा था, ना तो कार्बन के अंदर है ना तो ऑक्सीजन, बल्कि उनको मिलाने वाली लाइन के इसी पॉइंट पर आ रहा था। सदैव बाहर होता है ऐसा भी नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमेशा ही अंदर ही होता है। तो इस तरह से इसमें सेंटर ऑफ मास इनसाइड और आउटसाइड, मे बी इनसाइड और आउटसाइड, डिपेंड्स द कंडीशन ऑफ गिवन बॉडी। तो जो बॉडी है उसके कंडीशन पर निर्भर करता है कि वो किस तरह की बॉडी आपको दी गई है। ठीक है, उसके आधार पर आप सेंटर ऑफ मास ज्ञात करते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखें। कहा जा रहा है कि गुरुत्व के अंतर्गत उड़ता हुआ एक प्रक्षेप उड़ान के दौरान विस्फोटित होता है, टुकड़े का द्रव्यमान। तो आपको ध्यान देना है कि अगर कोई पार्टिकल किसी प्रोजेक्टेड पाथ पर गति कर रहा हो, जैसे कह रहा है कि गुरुत्व के अंतर्गत उड़ता हुआ एक प्रक्षेप, तो ये प्रक्षेप हमने ले लिया है जो किसी एंगल पर है, इसकी कोई वेलोसिटी है और कोई ये बॉडी या ऑब्जेक्ट है जो प्रोजेक्ट पर है। अब प्रक्षेप के दौरान अगर वो ब्रेक हो जाता है, जैसे ये पार्टिकल मान लीजिए यहाँ पर ब्रेक हो गया, तो ब्रेक होता है तो जैसे कुछ टुकड़ा मान लीजिए डाउनवर्ड आ गया, कुछ अपवर्ड गया, तो इस तरह से इसमें एक पार्ट आप मान लीजिए यहाँ आ गया, एक पार्ट यहाँ आ गया। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र होगा, सेंटर ऑफ मास, तो ध्यान रखिएगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम रूल के अनुसार आप इनको सॉल्व भी कर लेते हैं कि कौन सी वेलोसिटी किधर है और कितना उसका वेलोसिटी है या मोमेंटम है। तो इनको ब्रेक होने के बाद इनका द्रव्यमान केंद्र हमेशा इसी के पथ पर कहीं न कहीं आएगा। जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कह सकते हैं कि ब्रेक होने पर जस्ट अपोजिट नहीं आएंगे, लेकिन अगर दो अपोजिट हो गए तो इनका सेंटर यही हो गया, एक इस पर सीधे चल रहा है तो उसका सेंटर भी इसी पाथ पर होगा। तो ब्रेक होने पर कैसे बनेंगे ये तो नहीं बताया जा सकता, एक इधर ब्रेक हुआ एक इधर हुआ तो एक सीधे चलेगा, या केवल दो पार्ट में ब्रेक ही हुआ है, जैसे ये प्रक्षेप आपने लिया, एक बॉडी है, केवल दो ही पार्ट में ब्रेक हुआ, तो आप एक पार्ट ऐसे दिखाएंगे एक पार्ट इधर कहीं होगा, उनका सेंटर आप यहीं पाएंगे ऐसे। तो इस तरह का कोई ऑप्शन होगा कि सेंटर ऑफ मास रिट्रेसिंग सेम पाथ, जो पाथ आप
फॉलो कर रहे थे उसी पाथ को सेंटर ऑफ मास रिट्रेस करेगा। तो देखिए कह रहा है कि अपस्फोटित प्रक्षेप के परवलय पथ के अनुदिश गति करता है। परवलय की स्पर्श रेखा के अनुदिश गति, टुकड़ों का द्रव्यमान केंद्र जो है ये परवलय के ही किसी टेंजेंट ले सकते हैं, या कोई एक पॉइंट खींचेंगे तो उसी के टेंजेंट के किसी डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन टेंजेंट से आप आगे नहीं बढ़ेंगे, उसी के अनुदिश रहेगा। जैसे आपने टेंजेंट खींचा तो यहाँ नहीं आ जाएगा, इधर नहीं जाएगा, तो इसको ये कहिए कि उसी के अनुदिश रोटेशन करता है। ठीक है, तो ये परवलय पथ के अनुदिश ही रोटेशन करता है। ठीक है, याद हो गया। अपस्फोटित प्रक्षेप का परवलय पथ के अनुदिश ही प्रेषित करता है।